A very good morning to all the friends. Welcome back to this channel. So today we are going to discuss the new topic that are functions of operating system. In our last lecture we have read operating system की basic introduction and various services provided by the operating system. So इस lectures में हम पढ़ेंगे functions of operating system. So जो primary function है operating system का वो तो आप सब जानते हो is to provide an environment for the execution of user program. ठीक है, but rest of the functions we will discuss in this lecture. So सबसे पहला function क्या होता है operating system का? Process management. Process management को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि process क्या होती है. So process जो है is a program in execution. ठीक है, या इसकी formal definition हम दे देते हैं, it is a unit of work within the system. ठीक है, तो कोई भी अगर आप ऐप चला रहे हो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस बट इट इन एग्जीक्यूशन स्टेट में. ठीक है, सो जो प्रोसेस है वो उसको क्या चाहिए होता है अपना अकम्प्लिश करने के लिए टास्क, उसको चाहिए होते हैं रिसोर्सेज जो होते हैं CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट फाइल्स एंड डेटा एंड ऑल दैट. इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे प्रेजेंटली मेरे सिस्टम में 1, 2, 3 एंड 4 ये सिस्टम्स में ये जो 4 प्रोसेसेस हैं ये चल रही हैं. ठीक है, अब ये जो 4 प्रोसेसेस हैं दैट इज़ प्रोसेसेस इन एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो प्रोसेसेस है ये कहाँ पे हैं? ये रैम में है. ठीक है, एंड ये जो रिसोर्सेज हैं उनका यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं. CPU पर्टिकुलर प्रोसेस कितने % ले रही है, मेमोरी, डेस्क, ठीक है, एंड नेटवर्क का उसका जो भी यूजेज हो रहा है वो सारा इधर आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं दीज आर माय एप्लीकेशन प्रोसेसेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का जो पार्ट है. एंड जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है यू कैन टेक द एग्जांपल, इसको आप उसके सिस्टम जो होते हैं सिस्टम प्रोसेसेस के कंटेक्स्ट में भी आप ले सकते हो. सो दीज आर ऑल अबाउट प्रोसेसेस. सो इस प्रोसेस को इन प्रोसेसेस को जब मैनेज करना है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है विद कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्रिएट करना, चाहे तो वो यूज़र प्रोसेस है चाहे वो सिस्टम प्रोसेस है. डिलीट करना, ठीक है. देन सस्पेंड करना, सस्पेंड मीन्स टेम्परेरीली उस प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए रोक देना. ठीक है, जो चल रही है वो प्रोसेस उसको कुछ टाइम के लिए आपने सस्पेंड कर दिया एंड देन रिज्यूम कर दिया उसको. जहाँ पे आपने उस प्रोसेस को छोड़ा था वहीं से फिर आपने उसको रिज्यूम कर दिया, दोबारा से प्ले कर लिया. जस्ट लाइक आप पॉज एंड प्ले की एग्जांपल ले सकते हो. देन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस जो है आप चला रहे हो या आप कुछ भी आप उस प्रोसेस पे कर रहे हो तो सम प्रोवाइड मतलब सम मैकेनिज्म हमने प्रोवाइड करने हैं टू synchronize that processes. ठीक है, नेक्स्ट है communication. It's again very important. And deadlock handling. Deadlock is a situation when more than 1 or 2 processes are requesting for the same kind of resource. ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इसको पढ़ेंगे. सो ये सारी क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है. नेक्स्ट फंक्शन इज मेन मेमोरी. मेन मेमोरी मीन्स योर रैम. ठीक है, जब भी आपकी कोई भी प्रोसेस रनिंग में है, चल रही है, तो वो रैम में ही जाएगी, रैम में ही चलेगी. ठीक है, सो टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, अगर आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन द मेमोरी, मेन मेमोरी में ही चाहिए. ठीक है, सो ऑल ऑफ द डेटा दैट इज नीडेड बाय दैट प्रोग्राम मस्ट बी इन द मेमोरी. इट इज़ ऑब्वियस, जो उस प्रोसेस को या प्रोग्राम को जितना भी डेटा चाहिए वो भी आपका मेन मेमोरी में भी होना चाहिए. सो मेन मेमोरी जो है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं उसकी, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड, किस कौन सा पार्ट है उसका जो यूज हो रहा है, एंड बाय विच प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस उस पार्ट को यूज़ कर रही है. सेकेंड क्या एक्टिविटी है, डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी, कौन सा डेटा हमने मेन मेमोरी में रखना है या कौन से को हमने मेन मेमोरी से निकालना है. ये भी एक स्वैप इन एंड स्वैप आउट का प्रोसेस है, हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेसेस एट नीड. ठीक है, जो आपकी नीड है, जो किसी एप्लीकेशन या प्रोसेस की नीड है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करनी उसको मेमोरी स्पेस एंड डी एलोकेट करनी उसके सारे काम होने के बाद. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. अब मेन मेमोरी की बात हमने कर ली, अब उसकी लिमिटेशन क्या है कि उसका जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है, दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. वो उतना नहीं होता जितना सेकेंडरी स्टोरेज का होता है. सो
उस कंटेक्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, द मेन मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड साइज एंड कैन नॉट स्टोर ऑल द यूज़र प्रोग्राम एट वंस। तो वो सारा यूज़र प्रोग्राम जो है एक टाइम में नहीं ले सकती, ठीक है। मोर ओवर सेकेंड लिमिटेशन क्या है मेन मेमोरी की, कि अगर आप काम कर रहे हो एंड बीच में लाइट चली गई और पावर इज़ लॉस्ट, सो जो भी डेटा उसमें होल्ड था, जो भी डेटा उसमें था, दैट विल बी लॉस्ट, ठीक है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी नीड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज मैग्नेटिक डिस्क हो गए आपके पास, है ना, टेप्स हो गए, ऐसी चीज़ें जस्ट टू बैकअप मेन मेमोरी। जो आपके मेन मेमोरी में डेटा है उसको बैकअप के लिए, या फिर अपने अदर आपके एप्लीकेशन एंड आपके प्रोसेसेस एंड आपके प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए यू नीड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। सो सेकेंडरी स्टोरेज सर्विसेज स्टोर सिस्टम प्रोग्राम्स, जैसे बताया, सच एज कंपाइलर्स कर सकते हैं, एडिटर्स एंड असेंबलर एंड यूज़र प्रोग्राम्स दैट आर नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली, जो आपको इतनी जल्दी उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, दैट कैन बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट। यू ऑल नो व्हाट आर फाइल्स, ठीक है। फाइल किसी भी तरह की हो सकती है, मीडिया फाइल आप ले लो, इमेजेस फाइल, ठीक है, आपकी कोई रिकॉर्डेड आप बना रहे हो, कोई सॉन्ग है या कोई MP3 फाइल है, दैट कैन ऑल्सो बी ए फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पेंट फाइल, ठीक है। सो जो भी फाइल है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी ऑपरेशंस है, जैसे इट हेल्प्स टू क्रिएट न्यू फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यू, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट योर न्यू फाइल, प्लेस दैम एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, उसको पर्टिकुलर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डाल सकते हो, सी में डालना है, ड्राइव में अपने DEF किसी में भी आप अपनी फाइल को उठा के रख सकते हो। It helps in easily and quickly locating these files in computer system. If you know the path of your file, you can easily locate it. And if you forget the path, then you can easily search your file with files name. ठीक है. Next आ गया आपका, it makes the process of sharing of files among different users very easy and user friendly. By the sharing option, you can share your files with the help of network, internet. You can share your file or send file from one place to another with your friends, with your family, right? It helps to store the files in a separate folders. फोल्डर्स में भी आप सेम काइंड ऑफ फाइल्स को स्टोर कर सकते हो, जिनको हम डायरेक्टरीज भी कह देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टरीज किस चीज़ में हेल्प करती है कि आप क्विकली सर्च कर लो उस पर्टिकुलर फाइल्स को और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट इट हेल्प्स द यूजर टू मॉडिफाई द डेटा ऑफ फाइल्स। यू कैन ईजिली मॉडिफाई योर डेटा, यू कैन रीनेम योर फाइल्स, you can cut your files, you can add more content your files already जो आपके पास है, so you can do anything on your files with the help of file management function, ठीक है। next is आ गया input output subsystems। so input output subsystems क्या है, जो भी input devices आपके पास हैं, आपके सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं, जिनसे आप इनपुट दे रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को, एंड आउटपुट आ रही है आपके पास विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो उन सब की मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि लिखा गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू द सिस्टम एंड गेट द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, राइट। Second point is the subsystem manages all the input output devices and contains a variety of software programs to handle these devices. अब अटैच तो कर लिए, अब इनको हैंडल भी तो करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ठीक है। पर्टिकुलर हार्डवेयर्स के कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो हमें उनको चलाने से पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उनकी प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए, उनके प्रॉपरली आउटपुट के लिए। सो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन इज अ मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस और यूजर टू रिसोर्सेज डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कोई भी प्रोसेस या यूजर की जो भी कंट्रोल मैकेनिज्म हमने देने अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, दैट कम्स अंडर प्रोटेक्शन। एंड सिक्योरिटी क्या है, डिफेंड करना, अपने सिस्टम को बचाना अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स में क्या आ जाएगा आपके पास, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वॉर्म्स, वायरसेस, थेफ्ट आइडेंटिटी, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, अनऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम्स को डिस्टिंग्विश करना और उनको बचाना अच्छे से किसी भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर से या किसी भी वायरस फॉर्म या डिनाइल ऑफ सर्विसेज से, वी नीड सम एक्शंस लाइक
यूज़र आइडेंटिफायर्स, ठीक है, यूज़र आईडी, सिक्योरिटीज आईडी प्रोवाइड करना, नेम, एसोसिएटेड नंबर, ठीक है, यूज़र आईडीज देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स, प्रोसेसेस ऑफ दैट यूज़र डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है आपके प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में आ जाएंगी. लास्ट इज privilege escalation allows user to change to effective ID with more rights, ठीक है, हर validation, rights, privileges and depending upon the IDs उनको देना is comes under protection and security. Next is we have networking. Networking में क्या आ जाएगा? Networking is something that connects multiple devices all over the world, ठीक है, and computers on the network. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम Google Meet अगर मैं डेस्कटॉप पे चला रही हूँ तो आप भी गूगल मीट को डेस्कटॉप पे ही चलाओ. नो, सो वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिवाइसेस, है ना. मैं डेस्कटॉप पे चला रही हूँ, आप लैपटॉप में देख सकते हो, कोई और थर्ड पर्सन है वो किस में देख सकता है, वो फ़ोन में देख सकता है. सो प्लेटफॉर्म तो सेम रहेगा बट डिवाइसेस जो है चेंज हो सकते हैं, बट एक चीज़ कॉमन होएगी, दैट इज़ नेटवर्क, ठीक है. सो इसके फंक्शंस में क्या लेंगे हम? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स ऑन द नेटवर्क. आपको क्रिएट करने पड़ेंगे एंड मैनेज करने पड़ेंगे अपने यूज़र अकाउंट्स ऑन द नेटवर्क. जैसे अगर आपने गूगल मीट यूज़ करना है तो यू शुड क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट फर्स्ट टू एक्सेस ऑल द सर्विसेज ओवर द नेटवर्क, ठीक है. कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क, वो हम पहले कर चुके हैं. प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज बिटवीन डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क, सेम. Monitor and troubleshoot the network. If there is any problem in the network, you cannot connect to the network, then you have to monitor and troubleshoot कि उसमें क्या error आ रहा है, क्या problem आ रही है, ठीक है. And last is configuring and managing the resources on the network, right? Last is command interpretation. Command interpretation क्या होता है? Command interpreter is a basic interface between computer and the user. Basically, you are giving the commands to the operating system, and वो commands के through वो काम कर रहा है एंड आपको आउटपुट आ रही है, ठीक है. सो कमांड्स जो है, द कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ कमांड्स यूजिंग विच द यूजर कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर गेटिंग सम जॉब डन बाय इट. जैसे मैंने कोई कमांड दी इसको न्यू फोल्डर, तो उसने GUI बेस्ड है ये विंडोज़, तो उसने न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है. वही कमांड अगर मैं कमांड लाइन इंटरप्रेटर मतलब या कमांड CMD आप कमांड यूज़ करके लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? MD मेक डायरेक्टरी एंड फाइल नेम, वो मैं क्या करूँगी? एक लाइन में कमांड दूंगी. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसा यूज़ कर रहे हो, GUI ले रहे हो, CLI ले रहे हो, यू कैन गिव कमांड्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट कैसे एक्ट करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कमांड ही रिसीव, ठीक है. एंड उस तरह की ही आउटपुट आपको आएगी. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, चाहे आप सही कमांड दे रहे हो चाहे आप गलत कमांड दे रहे हो, आपको जो आउटपुट है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से, चाहे वो है कि ये कमांड वर्किंग ही नहीं है या इनवैलिड कमांड है, वो मतलब कुछ ना कुछ एक्नॉलेज करेगा ज़रूर आपको, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. एंड इसमें यानी कोई डाउट है, कुछ भी कोई क्वेश्चनिंग है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.